So hello students, most welcome to विश्वनाथ क्लासेस। और आज हम ऑल्टरनेटिंग करंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। प्योर रेसिस्टिव अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, प्योर कैपेसिटिव अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, प्योर इंडक्टिव अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ये चीज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन में एल आर पढ़ेंगे, सी आर पढ़ेंगे, एल सी आर पढ़ेंगे। तो ये सारा सिस्टम वाइज आपको मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं प्योर और रेसिस्टिव सर्किट से, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट, उसके बाद बात करेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। तीन चीज को हम लोगों को पढ़ना है, प्योर रेसिस्टिव, प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव। उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन में आएंगे। तो पहले ये तो देखें ये तीन क्या चीज है, दिख रहा है बहुत अच्छा। हाँ, तो आते हैं इसमें पढ़ना ये है कि मान लिया जाए किसी एक रेसिस्टर को एसी सोर्स के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। अगर यहाँ का एट एनी इंस्टेंट यहाँ का पोटेंशियल अगर V = V0 sin ओमेगा t अगर दे दिया जाए, समझिए अगर यहाँ एट एनी इंस्टेंट V = V0 sin ओमेगा t दे दिया जाए तो इससे जो करंट निकल रहा है उसका इक्वेशन क्या होगा, इससे जो करंट पास हो रहा है उसका इक्वेशन क्या होगा। क्या कुछ ऐसा ही बनेगा या कुछ और बनेगा। किसी एसी सोर्स के पास जब इतना पोटेंशियल है, हाँ एक चीज और हम बोलना चाहेंगे आपको, बुक्स में आपको V के जगह पर किसी बुक्स में V के जगह पर E लिखेगा, EMF। तो EMF क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना। E = लिखा मिलेगा E0 sin ओमेगा। तो आप एक ही चीज समझना, EMF क्या है, फोर्स पढ़े ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम है फोर्स, बट फोर्स थोड़े ना आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़े हो, यानी पोटेंशियल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, समझते हो आप। तो ये V का मतलब EMF समझो, ठीक है, एक ही चीज है लाइला, ठीक है। तो अगर यहाँ पर V का वैल्यू ये दिया है तो इस रेजिस्टेंस से जो करंट पास होगा उसका इक्वेशन क्या होगा ये हमको पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है कि अगर एक हम इंडक्टर को जोड़ दें सर्किट में एसी सोर्स के साथ, और एसी सोर्स का पोटेंशियल V = V0 sin ओमेगा t ऐसा अगर दे रखा है तो इन दैट केस इससे जो करंट पास करने वाला होगा उसका इक्वेशन प्योर इंडक्टिव, मतलब सिर्फ इंडक्टर रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, कैपेसिटी में क्या पढ़ना है कि कैपेसिटर रहेगा, इसको हम एसी सोर्स से चार्ज कर देंगे। सो क्या करंट का यहाँ पर इक्वेशन होगा, इसमें ये पढ़ना है, जबकि V = V0 sin ओमेगा t। एसी सोर्स से ये वोल्टेज, एसी सोर्स से अगर करंट निकला तो इससे जो करंट पास कर रहा है उसका इक्वेशन बताइए, फेज वेज ये सब पढ़ना है। इसमें बताइए जब कैपेसिटर पर है चार्ज किया है, इसमें बताइए चलिए ये तीन चीज हमको पढ़ना है। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं रेसिस्टिव सर्किट से, ठीक है। हाँ, तो ये चीज पढ़ना हमको, करंट का इक्वेशन पढ़ना और इसमें कुछ कुछ टर्म्स आते जाएंगे, ठीक। हाँ, तो इसको दोनों को हम हटाते हैं, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सपोज किया कि एक रेसिस्टर R वैल्यू का एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है, एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो हमको V का ये इक्वेशन दे रखा है, हमको I का इक्वेशन बताना है क्या। तो हमको ना किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूजिंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ। आपको पता है सेकंड लॉ का मतलब कौन सा बोल रहे हैं, KVL, लूप रूल जिसको बोलते हैं, ठीक है। लूप रूल इसमें इस्तेमाल, तो लूप रूल में आपको पता है कि सबसे पहले एक हम पाथ चूज करते हैं,
तो चलो एक पाथ हम मान के चलेंगे, ऐसा पाथ, ठीक है, ऐसा पाथ हम चूज कर लेंगे। तो जहां जहां भी केवीएल क्या बोलता है कि किसी क्लोज सर्किट में जहां जहां भी एलिमेंट्स हैं उस सारे जगह पोटेंशियल का सम, ठीक है, क्या बोलता है केवीएल, समेशन डेल्टा V इज इक्वल टू 0। तो आइए यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल दोनों का सम 0 कर देंगे। पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान रखिए, पॉजिटिव पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल गेन हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर V ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर अगर V है पोटेंशियल तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा देख लो। तो यहाँ ऐसे जा रहा है पाथ हमारा, यहाँ पर हाईयर पोटेंशियल होगा और यहाँ पर लोअर, करंट जहाँ से इन कर रहा है वो हाईयर पोटेंशियल पर होगा। पाथ हमारा करंट के जस्ट साथ साथ है, हाईर से लोअर पाथ मेरा जा रहा है, अपने पाथ को देखो, हमारा पाथ हाईर से लोअर की मूव कर रहा है, मतलब गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लॉस, पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है। तो माइनस यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, हाईर, कितना आ जाएगा पोटेंशियल, I टू आर, रेसिस्टर R है, करंट I जा रहा है, हाईर वो पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। यही दो जगह तो एलिमेंट है। अच्छा, तो यहाँ से क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, IR इज इक्वल टू V, बिल्कुल लिख सकते हैं। और V के जगह पर क्या वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, V नॉट साइन ओमेगा t लिख सकते हैं, ये दिया हमको। बहुत अच्छा, हमको I निकालना, I का इक्वेशन पढ़ना है, तो I निकल गया एक लाइन में, I निकल गया एक लाइन में, इसी से I का निकाल लो। तो V नॉट इनटू साइन ओमेगा t डिवाइडेड बाय R, ये R यहाँ था, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। अब ये सोचिए, हमको उसका फॉर्मूला पता है कि I इक्वल टू V बाई R, V के नीचे R जैसा चीज होना चाहिए तो I है, V के नीचे R, तो नॉट ये पीक वैल्यू है तो करंट में हमको पीक वैल्यू मिलेगा इनटू साइन ओमेगा t। तो एट एनी इंस्टेंट जब V का ये इक्वेशन है तो I का ये इक्वेशन बना, I नॉट इनटू साइन ओमेगा t। सो यहाँ से जो करंट पास होने वाला है इसका वैल्यू I नॉट इनटू साइन ओमेगा t खत्म। V का दिया हुआ इक्वेशन तो Y का इक्वेशन करना था, I इक्वल टू निकाल के सारे में I का इक्वेशन तो पता करना है जो V का दिया है, ठीक है, ठीक। अब तो ऐसे देखो V का फेज क्या है, ओमेगा t, बहुत अच्छा। करंट का फेज क्या है, ओमेगा t, ओमेगा t के साथ जो है फेज होता है, आपको पता है ना, ओमेगा t को फेज करते हैं, ठीक है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो ओमेगा t फेज है, तो फेज का डिफरेंस है क्या, V है ओमेगा t फेज में और करंट भी है ओमेगा t फेज में। इसका मतलब जिस तरफ V भाग रहा है उधर ही करंट भी भाग रहा है, नो डिफरेंस, फेज डिफरेंस 0। हियर V and I are in same phase, फेज क्या होता है, ओमेगा। फेज डिफरेंस है ही नहीं, कोई आपसे पूछे कि प्योर रेसिस्टिव में फेज डिफरेंस बताओ, फेज डिफरेंस आप बता दो तो 0। अरे इसका भैया V का ओमेगा t फेज है, करंट का भी ओमेगा t फेज है, कहां से डिफरेंस हो। और आप अगर आपको फेज डिफरेंस का फॉर्मूला ही चाहिए तो ये लो, फेज डिफरेंस इक्वल टू होता है फेज ऑफ V माइनस फेज ऑफ I। V का फेज क्या देगा, ओमेगा t, जो एंगल दिए साइन के बाद जो लिखा वो फेज है उसका, तो ओमेगा t माइनस करंट वाला में क्या फेज आया, ओमेगा t। ओह यहाँ भी 0, तो हम तो ऐसे आपको देख के बताया कि यहाँ पर ओमेगा t है, साइन वाला में ओमेगा t है, कोई फेज का डिफरेंस ही नहीं, मतलब V एंड I का सेम फेज। अगर आपको फेज डिफरेंस निकाल के ही देखना है देख लो, V का फेज माइनस I का फेज, इसका ओमेगा t, इसका ओमेगा t, खत्म काम, फेज डिफरेंस 0। चलिए थोड़ा सा हम फेजर डायग्राम पे आते हैं, देखिए फेजर डायग्राम क्या होता है, मिटा दें और फेजर डायग्राम। हाँ, तो फेजर डायग्राम क्या है, फेजर डायग्राम
V और I, मान लो ये V है, ठीक है, कितना फेज में, कितना पर है, ओमेगा टी पर, ठीक। तो ओमेगा टी पर ये V है एक्सिस के साथ ओमेगा टी पर, ठीक है। तो करंट का तो फेज वही ओमेगा टी है, मतलब करंट भी ओमेगा टी पर जाएगा, मतलब इसी के ऊपर ये भी बनेगा, ठीक है। मतलब सेम फेज नहीं है, V इस तरफ तो I भी इस तरफ, V इस तरफ तो I भी इस तरफ, V इस तरफ तो I भी इस तरफ, सेम फेज, एक ही रास्ता बचेगा। और इतना डिफिकल्ट जैसा नहीं बना के आप सिंपल में ऐसे बना सकते हो, सिंपल में कहा जाए तो V अगर इधर दे दो V को, तो I भी इधर ही हो गया, ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई भी एक्शन में देता हूं, सेम फेज में एक ही तरफ दिखाना है। अच्छा, ये लेंथ ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीक वैल्यू। तो दो चीज यहां पर याद रखो कि लेंथ जो है ना, लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पीक वैल्यू को, ठीक है, पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, और इसका प्रोजेक्शन अगर हम, इसका प्रोजेक्शन अगर इस एक्सिस पर ले लें, ये प्रोजेक्शन, और करंट का अगर देखा जाए तो ये प्रोजेक्शन, ये वाला करंट का प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पर, और ये V का प्रोजेक्शन, V नॉट का प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एरो तो हमारा पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, तो ये प्रोजेक्शन हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, क्या करेगा, एट एनी इंस्टेंट वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा प्रोजेक्शन, ठीक है। चलो, तो ये तो फेजर डायग्राम था। वेव डायग्राम देखें, वेव डायग्राम में क्या होगा, चलिए सुनता है, जितना भी एंगल बना के गया उतना ही आई गया, दोनों एक ही ऐसे ही बना के आप, ठीक है। अच्छा, लेंथ क्या करेगा, प्रोजेक्शन क्या करेगा, इंस्टेंटेनियस। अब हम थोड़ा सा वेव डायग्राम देखते हैं, उसके बाद खत्म, काम खत्म इसका। वेव डायग्राम देखने से ऐसा होता है, वेव डायग्राम, ये मान लो ज्यादा उठा के, चलो ठीक है, जितना है इसका ये मान लेते हैं हमारा V का फेज है, V या वेव डायग्राम V नॉट साइन ओमेगा t। तो क्या आपको देखने से पता चला है कि जिधर V उसी तरफ I वैल्यू छोटा है, मानते हैं I नॉट का वैल्यू क्या था, V नॉट बाई R, V नॉट में डिवीजन हो रहा है तब वो I आ रहा है, मतलब V इज ग्रेटर देन, ठीक है, V बड़ा है। तो जिस तरफ ऐसे अगर V गया I भी ऐसे चलेगा, ऐसे भी गया तो I भी ऐसे चलेगा, ऐसे भी गया तो I भी ऐसे चलेगा, सेम वे में जिधर जिधर तुम उस तरफ आओ, हम साथ साथ हैं, हाँ हम साथ साथ हैं, मतलब कहानी है बहुत अच्छा। बट वैल्यू तो छोटा है, I तो छोटा है बट चलेगा उसी तरफ जिस तरफ V भागा है, तो यहाँ से V ऊपर की ओर से भागा है तो I भी ऊपर भागेगा। इसका मतलब कि जिस तरह जैसे जैसे ये नागिन की तरह चाल चला है ना V, वैसे ही नागिन की तरफ I भी चलेगा, पर थोड़ा नीचे नीचे, वैल्यू छोटा है ना, हाँ इसका मतलब हुआ कि I का कुछ ऐसा चलेगा, हाँ
ये किसका ग्राफ हम बनाए, I = I0 sin ओमेगा। फेज सेम है, जिधर जिधर भी उधर उधर आई साथ साथ है, तो इसको कहते हैं वेव डायग्राम। ठीक है, क्या कहते हैं, वेव डायग्राम। क्या क्या आएगा यहाँ T/4 देख लो, यहाँ पर V0 मैक्सिमम, V मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब यहाँ पर अगर ले लें तो ये V0 मिला, ये यहाँ पर I मैक्सिमम है तो यहाँ पर जो ये मिलेगा यहाँ I0 मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो पीक वैल्यू ये है नॉर्मल एलिवेटेड, और V कम ही होगा, V बड़ा होगा तो V0 बड़ा। इंपॉर्टेंट डिस्कशन, V और V0 बड़ा कौन, इसको पीक वैल्यू कहते हैं। बड़ा कैसे बड़ा, देखो भाई V0 में कुछ से मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, साइन समथिंग से मल्टीप्लाई करने से वो V आ रहा है। अब साइन का आपको पहले पता है कि साइन 90 डिग्री मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 90 डिग्री रहेगा तब, तो उसके नीचे अगर कोई भी एंगल हुआ तो 1 से कम ही होगा। तो मान लेते हैं 90 से नीचे 30 डिग्री लिया, तो साइन 30 का वैल्यू V0 में 2 से डिवीजन कर रहे हो तब हमको V मिल रहा है, मतलब V0 बड़ा है। और मान लेते हैं ये साइन 30 में ही हमारा 60 डिग्री, मान लेते हैं √3/2, √3/2, तो V0 में √3/2 से मल्टीप्लाई होगा तब जाकर के ये आएगा। तो V0 का वैल्यू जो भी है उससे छोटा ही वैल्यू आएगा। और देख लो थोड़ा सा, 1.732, √3 का वैल्यू 1/2, 1 पॉइंट समथिंग है 1/2, ऐसे ही 1 से छोटा है, तो V0 से इतना डिवीजन होके ये वैल्यू क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 से लेस आया, मतलब कि ये लेस हो गया। यही समझा रहे थे कि ये बड़ा V0 बड़ा, ठीक है। सो इसीलिए V0 टॉप वाला V0 और उसके नीचे नीचे जो है यहाँ पर ये सब डिस्टेंस, ठीक है। चलिए, तो ये वेव डायग्राम है, खत्म कहानी। यहाँ T/4, T/2, T/4, 3T/4, 4T/4, मतलब T टाइम पीरियड लिखना चाहो, यहाँ पे लिख दो T/4, यहाँ पे लिख दो 2T/4, 2T ना, यहाँ से 3T/4, यहाँ से 4T/4, एक वेव कंप्लीट। तो ये हमारा वेव डायग्राम, इसमें तो कुछ है ही नहीं करना, कुछ नहीं रखना, बहुत सिंपल। हाँ, तो अब हम आते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट मतलब सिर्फ इंडक्टर जुड़ा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर जुड़ेगा, जैसे अभी रेजिस्टेंस जुड़ा था। हाँ, तो चलिए, यहां पर एक इंडक्टर को हम ऐसे मान के चलो, ये बहुत अच्छा इंडक्टर है, और ये हमारा एसी सोर्स इसका दे रखा है। हमको बताना है कि यहाँ से जो इससे करंट पास होने वाला है तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा। यहाँ भी हम किरचॉफ लॉ इस्तेमाल करेंगे, यूजी केवीएल। अब केवीएल आपको पता है, समेशन डेल्टा V = 0, और अच्छा क्लोज लूप में तो हमको इसमें पाथ लेना पड़ेगा। हाँ, तो पाथ हमको ऐसे चलते, ठीक है। क्लॉकवाइज मेरी मर्जी, आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, आपकी मर्जी, कहानी में कोई फर्क नहीं होने वाला। सो यहाँ पर पोटेंशियल पॉजिटिव माइनस, यहाँ पर पोटेंशियल आओ, तो आप याद करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडेज लॉ क्या लिखा है, बिल्कुल नहीं याद है, आगे बढ़े पीछे जाए, ठीक है। क्या होता था, इमेज इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज, क्या है, करंट चेंजिंग है ना, ये एट एनी इंस्टेंट हम निकालते हैं, ये भी एट एनी इंस्टेंट है, करंट लगातार चेंज हो रहा है, करंट लगातार चेंज हो रहा है तो क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है, इसका अपोज करेगा, है ना, वो तो आप पढ़े, बट हमको सिर्फ इक्वेशन बता दो, यहाँ से E का क्या इक्वेशन आता है, आपको याद है, -L, नेगेटिव आता था, डायरेक्शन अपोज करता था, इसलिए L ×
डी आई बाई डी, यही क्या था माइनस ए इंटू माइनस क्या था अपोजिट साइन रिप्रेजेंट करना था, करंट को अपोज करना। तो ए का वैल्यू हो तो v माइनस हायर से लोअर क्यों जा रहा है, e इज इक्वल टू जी, v के जगह पर हम l इनटू di बाई dt लिखते हैं, ठीक है। हां ये ना नेगेटिव हटा के चलेंगे हम, तो v माइनस l इनटू di बाई dt इज इक्वल टू जी। यहाँ से di पे हमको निकालना क्या है, i निकालना है, तो di का पहले फॉर्मूला निकालना है, di का निकालना। अब आपको पता है कि जब हमको di पता चल गया समथिंग समथिंग, तो इसमें से i कैसे निकलेगा, तो di करना है। पिछले केस में डायरेक्ट i मिल गया, यहाँ di हमको मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, di ही सही, उससे हम i निकाल लेंगे। तो यहाँ से आप इधर उधर करने के बाद आपको पता चला कि di बाई dt इज इक्वल टू जो आया v बाई l आएगा, और यहाँ से अगर dt को हटा दें तो यहाँ पर इंटू dt, ये आपको पता चला। अच्छा तो di तो निकल गया हमको, और हमको तो चाहिए i, तो आप जान रहे हो कि इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शंस है नहीं, कर लेंगे इंटीग्रेशन करो बहुत सही। ये तो चलो ठीक है, आप आई निकाल लिए बहुत अच्छे और स्मार्टली आप आई निकाल लिए, बताएं। हाँ v बाई l है और यहाँ dt। अच्छा बताओ इंटीग्रेशन हो डिफरेंशिएशन हो भी हो, ये dt अगर लग गया इसका मतलब ये है कि अंदर में t वाला टर्म अगर मिलेगा तो हम इंटीग्रेशन कर लेंगे आसानी से, हो जाएगा आसानी से। अगर यहाँ dx लगा दे इसका मतलब x वाले टर्म का इंटीग्रेशन एज पर रूल्स होगा। तो यहाँ तो 3 अंक का चीज ही नहीं दिख रहा है, इसमें तो 3 अंक का चीज ही नहीं है कि इंटीग्रेशन उसका एज पर सिस्टम रूल्स के हिसाब से कर है। आ जाओ यहाँ पर, ये ले लो v की जगह पर, इसमें 3 अंक का चीज आ गया। तो आते हैं इंटीग्रेशन v नॉट साइन ओमेगा t बाई l। अब 3 अंक का चीज हमको दिख गया, अब इंटीग्रेशन हो गया। ये v नॉट बाई l को बाहर कर दो, इसमें तो है नहीं कुछ रखा विचार में, कहाँ से l t लाएगा अपना साइन ओमेगा t। अब साइन का इंटीग्रेशन पता है आपको, मैथ तो पढ़े ही होंगे आप, माइनस कॉस क्या होगा, माइनस यहाँ माइनस लगा दिए, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में जाता है, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, ठीक है। यही हमारा आई का वैल्यू आया, ब्रैकेट में लिखनी है, यही वैल्यू माइनस वी नॉट बाई ओमेगा इंटू एल एक साथ लेते हैं और कॉस ओमेगा टी, ये वैल्यू हमारा आया आई। अब जरा सोचो हमारा जो v का जो इक्वेशन था वो साइन में था, और कोई माइनस माइनस का लफड़ा नहीं था पहले, कोई माइनस माइनस का लफड़ा यहाँ नहीं था, ना ही निगेटिव का लफड़ा था और ना ही साइन था। यहाँ पर हमको कॉस मिल गया है मुश्किल, और यहाँ निगेटिव भी आ गया मुश्किल है। चलो तो हम चेक कर सकते हैं, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में चेक कर ही सकते हैं ना। आप फॉर्मूला जानते हो, साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखते हो, साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह पर ऐसा आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा। तो इस कॉस को हम वैसे ही कुछ करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा डालेंगे, ठीक है। थीटा की जगह ओमेगा टी हमारा है, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि I इज इक्वल टू वी नॉट बाई ओमेगा ए, निगेटिव है इसको कहेंगे आप ओमेगा इंटू कहेंगे इंटू कॉस को लिख देते हैं साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी है। हाँ अभी माइनस साइन को हटाने का लगता है,
इस माइनस को अंदर डाल दो, माइनस को अंदर डाल दो। क्यों डालोगे? बिकॉज कि आप जानते हो कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। साइन में अगर नेगेटिव एंगल है तो उस नेगेटिव को बाहर निकाल दो, या बाहर है तो अंदर भी डाल सकते हैं। तो ये बाहर है तो इसको अंदर डाल देते हैं, v0 बाई ओमेगा एल इंटू साइन। अब ये नेगेटिव अगर अंदर चला है, बाहर है तो उसको अंदर डालो, अंदर तो बाहर डाल कर सकते हैं, अंदर बाहर अंदर बाहर कर सकते हैं। फॉर्मूला ये हाँ, तो ये नेगेटिव को अंदर डाल देते, ये दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे और एक लफड़ा है, ओमेगा टी आपका पॉजिटिव, यहाँ तो आपका नेगेटिव मिल रहा है, दिक्कत है, लफड़ा है। इस माइनस को अगर अंदर डालते हैं एज पर दिस रूल, तो ओमेगा टी पॉजिटिव हो जाएगा और पाई बाई 2 नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, i इज इक्वल टू ये आया ओमेगा टी माइनस 90। अब हमको तो देखने का आदत है, क्या देखने का आदत है? i इज इक्वल टू देखने का आदत है, हाँ i इज इक्वल टू देखने का आदत है v बाई कुछ r जैसा हो। तो देखो v तो हमको दिख रहा है, i इक्वल टू v तो दिख रहा है, बट नीचे r हमको चाहिए, तब हम इसको i v0 बाई r अगर मिल जाए तो i0 कर देंगे। पीक वैल्यू को रेजिस्टेंस से डिवाइड करो तो पीक करंट निकल जाएगा। पीक वोल्टेज को पीक करंट, पीक को वोल्टेज को रेजिस्टेंस डिवाइड करो तो पीक करंट मिल जाएगा। हाँ, मतलब कि ये जो ओमेगा टी आपको दिख रहा है यहाँ पर ओमेगा एल, इस ओमेगा एल को कह दिया गया एक्सएल। क्या कह दिया गया? एक्सएल। एक्सएल का नाम दे दिया गया v0 बाई एक्सएल। ओमेगा टी के जगह पर एक्सएल लिया है, ओमेगा एल के जगह पर इस एल का नाम है, एक्सएल का नाम है, यहाँ पे एक्सएल ओमेगा इंटू एल को कहा गया। एक्सएल का नाम है, ये रेजिस्टेंस नहीं है बट रेजिस्टेंस के जैसा ही है, एकदम लाइक रेजिस्टेंस ही है। और इसका नाम है इंडक्टर। इंडक्टर का हुआ है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस और इनटू साइन वाला तो है ही यहाँ पर, इनटू साइन वाला ये वाला चीज है, ये सब स्पेस नहीं है, वो वाला चीज मान। तो इस तरह से हमारा आ गया I इज इक्वल टू, अब v0 बाई रेजिस्टेंस जैसा है, पीक वैल्यू करंट का मिल गया, इसको हम लिख दिए I0 इनटू sin ओमेगा t चल रहा है तो वो तो रहेगा ही ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। दैट्स ऑल। यही आया हमारा करंट का इक्वेशन, ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। दिख रहा है? बहुत अच्छा, ठीक है, चलिए मिटा दें। हाँ, फिर से एक बार समझ लो क्या है। देखो भाई, हमको i का इक्वेशन चाहिए था, यहाँ से बड़ा करके di निकाले। अब di निकाले तो हमको तो i निकालने का आपको पता है, इंटीग्रेशन कर लेंगे तो निकाल लीजिए। इधर इंटीग्रेशन d बाई है, dt है। अब dt कह रहा है कि आप t वाला लाओ, हम इंटीग्रेशन करेंगे, t वाला ये v हट करके v0 sin ओमेगा t वाला ला लिए। अब यहाँ से v0 बाई को बाहर कर दिए, sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन आप जानते हो, माइनस cos ओमेगा t, माइनस को बाहर निकालिए, cos ओमेगा t डाल दिए। अब यहाँ पर हमको तो sin दे रखा है तो हमको करंट को भी sin में ही लेके जाना है, तो cos को हटा के sin 90 माइनस थीटा लिख दिए। अब ये माइनस में तो है नहीं, तो हमको माइनस हटाना है, तो इस माइनस को उठा के पटक दिए अंदर में, तो ये साइन चेंज कर दिया दोनों का, ओमेगा टी माइनस, कहानी खत्म। और v0 बाई ओमेगा एल, हाँ हमको v0 बाई यहाँ r जैसा कोई चीज चाहिए, तो बोल दिया कि चलो ओमेगा इनटू r जैसा ही है ओमेगा इनटू एल, और वो क्या है? ओमेगा इनटू एल इंडक्टिव रिएक्टेंस नाम है। तो यूनिट पड़ेगा रेजिस्टेंस का ही, ओम। हाँ, तो एक्सएल किसको कहा गया? ओमेगा इनटू एल। ठीक है, इस तरह से ये इक्वेशन। चलिए अब हम फेजर डायग्राम की बात करते हैं।
तो ये इक्वेशन आ गया। अभी हम लिख देंगे ऊपर, आपको चिंता मत करो, आप लिख देंगे ऊपर। हाँ, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में हम पढ़े कि अगर V का वैल्यू एट एनी इंस्टेंट V0 sin ओमेगा t अगर है तो R क्यों मिलेगा I0 sin ओमेगा t माइनस। यहाँ तो फेज का डिफरेंस है। रेसिस्टिव में क्या देखे थे, जो V का फेज ओमेगा t, करंट में भी ओमेगा t आ रहा था, कोई लफड़ा नहीं। यहाँ तो जो V का फेज दिख रहा है उसमें से 90 डिग्री माइनस हो रहा है, पीछे जा रहा है। अच्छा, तो फेज डिफरेंस कितना हुआ, 90 डिग्री का। करंट पीछे पीछे चल रहा है, करंट पीछे पीछे चल रहा है। प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, करंट lags behind potential, करंट 90 डिग्री पीछे है पोटेंशियल। फेज डायग्राम देखिए। अब फेज डिफरेंस अगर आप लोग पूछे तो V का फेज माइनस है, फॉर्मूला से निकाल दो। फेज ऑफ V, फेज डिफरेंस पूछे तो फेज ऑफ V माइनस फेज ऑफ I। V का फेज कितना है, ओमेगा t माइनस I का ओमेगा t माइनस पाई बाई ओमेगा t माइनस ओमेगा t प्लस पाई बाई। ऐसे क्या देखें, देख के भी आप जान सकते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं फेजर डायग्राम। हाँ, फेजर डायग्राम ऐसे आते हैं। फेजर हाँ, ये मान लेते हैं कि V का फेज है, V इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा t, ठीक है। ये V0 का है। इसका मतलब ये है कि अभी देखो V यहाँ है, करंट उसे 90 डिग्री पीछे, इस V वाले से 90 डिग्री पीछे पीछे चलेगा करंट, इससे 90 डिग्री पीछे किधर, इधर इधर इधर, तो आगे बढ़ जाएगा करंट। पीछे चलना है तो इससे 90 डिग्री ये आई वाला, ठीक है। 90 डिग्री पीछे, भाई बड़े भैया आगे आगे, छोटे भैया करंट 90 डिग्री पीछे। तो याद रखो करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल बाय 90 डिग्री इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फेजर डायग्राम। थोड़ा वेव डायग्राम पर दृष्टि डालें। वेव डायग्राम आपको दोनों इक्वेशन सामने दिख रखा है, दोनों साइन है, तो साइन का आपको तो पता है कि साइन का यहाँ से ग्राफ चलता है, पॉजिटिव है तो ऊपर से नेगेटिव रहेगा, नीचे से कॉस का ऊपर से ऐसे चलता है, पता है। 11वीं क्लास में आपने पढ़ाई की है ना, बहुत अच्छे से पढ़ाई। हाँ, तो वेव डायग्राम में ज़्यादा समय नहीं, ऐसे चलो। हाँ, बहुत अच्छा। ये हम सपोज करो V का है, ये हम V का फेज। अब क्या है, करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है। ओहो, इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर पोटेंशियल मैक्सिमम रहेगा वहां पर करंट मिनिमम रहेगा। जहां पर पोटेंशियल मैक्सिमम रहेगा वहां पर करंट मिनिमम रहेगा एंड वाइस वर्सा। जहां पर भी मैक्सिमम रहेगा वहां पर करंट मिनिमम रहेगा। तो चलिए, यहां पर तो भी मैक्सिमम है
तो मिनिमम कहाँ पर मिलेगा? मिनिमम तो इस लाइन का मतलब करंट कुछ यहाँ से होके गुजरेगा। जिस समय V यहाँ पर शो करेगा उस समय करंट यहाँ से होकर पास करेगा, यहाँ से पास करेगा। अच्छा, और भी कहाँ है मैक्सिमम? मैक्सिमम और यहाँ पर आ जाते हैं, तो करंट कुछ यहाँ से गुजरेगा, करंट यहाँ से। यहाँ पर अगर आ जाए तो V यहाँ पर मैक्सिमम है, तो करंट कुछ यहाँ से होकर पास करेगा। कर दो ज्वाइन। ठीक है, उधर जगह नहीं है। ये किसका ग्राफ है? R is equal to I naught sin omega t minus पाई। देखो 90 डिग्री पीछे चल रहा है करंट, क्लियर? 90 डिग्री पीछे चल रहा है, व्हाट डज इट मीन? इट मींस V मैक्सिमम जहां पर है करंट मिनिमम कर दिए, यहां पर V मैक्सिमम है तो मिनिमम यहां से गुजरेगा करंट। अच्छा, हाँ ठीक है। और जहां इसका वाइस वर्सा भी होगा, जहां पर V0 है करंट मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। V0 कहां पर है? V0 यहां पर है तो करंट यहां पर मैक्सिमम है, यहां पर V यहां पर 0 है तो करंट यहां पर मैक्सिमम है करंट, ठीक है। क्लियर है? दिस इज वेव डायग्राम एंड दिस इज फेजर डायग्राम, फेज लेकर चलना है, ठीक है। 90 डिग्री V से पीछे। चलिए इसका सवाल एक लगाते हैं। हाँ, तो आपने पढ़ा अभी तक जो इसमें पढ़ा आपने हाँ, तो आपने जो पढ़ा प्योर इंडक्टिव सर्किट में आपने ये पढ़ा। हाँ, तो आपने पढ़ा कि अगर V है V0 sin ओमेगा t, तो I जो होता है वो I0 sin ओमेगा t माइनस पाई बाई। इसमें और आपने पढ़ा एक्सेल। हाँ, एक्सेल के बारे में क्या कहना है? ओमेगा इंटू एल को कहते हैं, ओमेगा इंटू एल को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यूनिट क्या? ओम। लाइफ रेजिस्टेंस ही तो है ना, क्या है? इसका नाम है लाइफ रेजिस्टेंस, जिसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। एक्सेल। पीक वैल्यू करंट अगर पूछे तो पीक वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करो, बट यहाँ पर कैसा रेजिस्टेंस? रेजिस्टर नहीं जुड़ा है, आपको ये वाला रेजिस्टेंस लेना है। और कुछ पढ़े हम लोग? नहीं। क्वेश्चन लगा, सवाल लगा। एक इंडक्टिव सर्किट है। हाँ, सोचो अगर हम V का वैल्यू दे दें 10 sin 20t, ठीक है। चलो एक सिंपल सा 10 sin 20t, तो आपको बताना है, और यहाँ L का वैल्यू दे देते हैं 2h, ठीक है। आपको बताना है पहला चीज, फर्स्ट एक्सेल बताओ, दूसरा चीज I0 बताओ, ठीक है। चलो 40 sin ओमेगा t, और ये ब्रैकेट ब्रैकेट का 2t, उसके साथ प्लस माइनस कुछ रह सकता है, 20 प्लस 5 30 40 कुछ भी दे सकते हैं, सिंपल सा है साइन। अच्छा, एक्सेल निकालना है, ये निकालना है, और क्या निकालना है? तीसरा चीज आई का इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ आई, ठीक। चलो हाँ, तो आते हैं एक्सेल का वैल्यू क्या होता है? ओमेगा इंटू एल। आपको बी का इक्वेशन दे रखा है, तो आप बी का स्टैंडर्ड इक्वेशन नीचे लिख लो,
वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इससे आप कंपेयर करो तो क्या क्या आपको मिल रहा है। एक तो वी नॉट मिल रहा है 40, एक तो टी का कोफिशिएंट ओमेगा होता है तो यहाँ पर 2 है, तो ओमेगा का वैल्यू आपको टी मिल रहा है 2 मिल रहा है। 2 इंटू एल कितना दे रखा है, एल का वैल्यू 2 दे रखा है, तो कितना आ गया 4 ओम आ गया एक्स। आई नोट आपको पता करना है तो आई नोट के लिए पीक वोल्टेज से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा यही पर बना लेते हैं। पीक वोल्टेज कितना है, वी नॉट की जगह 40 दिया हुआ है, 40 डिवाइडेड बाय एक्सेल आपका आया क्योंकि जब 4 आया कितना हो 4 10 जा 10 आ गया 10 एम्पीयर। पीक वैल्यू 10 एम्पीयर है। करंट इक्वेशन ऑफ आई लिखना है, बहुत अच्छा। तो आई का इक्वेशन कैसे, देख लो आपका लिखा हुआ है, इसी ऑर्डर में लिखना है, चलो लिख लेते हैं। आई नॉट का वैल्यू बताओ, आई नॉट आया 10, तो यहाँ से आई नॉट का वैल्यू 10 है तो 10 साइन, अच्छा ओमेगा टी यहाँ पर क्या है 2t तो लिखेंगे। अब आपको क्या पता है कि करंट पीछे चलता है पोटेंशियल से 90 डिग्री पीछे चलता है करंट, तो करंट का जो v का जो फेज था उसमें से 90 डिग्री पीछे कर दिया। यही आ गया आई का इक्वेशन, क्या आ गया 10 साइन 2t माइनस I lags behind potential by 90 डिग्री, तो पोटेंशियल का जो फेज है उसमें 90 डिग्री कम। खत्म जा दें, हाँ चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, ट्राई करो, कुछ उल्टा रहेगा। कुछ उल्टा है, उल्टा क्या रहेगा, v का इक्वेशन दे रखा था, हम i का इक्वेशन दे रखे हैं। i इक्वल टू मान लो 20 sin 4t। आपको बताना है ये l इक्वल टू मान लो कि दिया हुआ है 2h n, ठीक है। आपको क्या क्या बताना है, फाइंड करना है। पहला तो आप एक्सेल बताओ, दूसरा आई नॉट बताओ, तीसरा एक्सेल हो गया, आई नॉट हो गया, और v का इक्वेशन बताओ, v का इक्वेशन, ठीक है हो जाए। चलिए तो एक्सेल का आपको फॉर्मूला यहाँ सामने लिख रखे हैं, ओमेगा इनटू एल। अब ओमेगा कहाँ से लाए, आर का इक्वेशन दे रखा है, आप आर का स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लो, दैट्स ऑल। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा, यही तो होता है, ठीक है। वी नॉट बताओ और चौथा डी बताओ, ठीक है। अच्छा तो आप कंपेयर करने से आपको क्या पता चला, आई नॉट पता चला, ओमेगा पता चला, बहुत अच्छा। तो पहला में हम आते हैं एक्सेल बना, ओमेगा इनटू एल, ओमेगा का वैल्यू आप कंपेयर कर लो, 4 है इनटू एल, एक कहाँ दे रखा है 2 दे रखा है, कितना आया 4 2 जा 8 ओम, 8 ओम आया इसका। आई नॉट आप कंपेयर से ही आंसर बता सकते हो, आई नॉट 20 पीक वैल्यू ऑफ करंट 20 एम्पीयर, ये तो आपको यही दे रखा है। तीसरा है वी नॉट, तो वी नॉट का फॉर्मूला देख लो क्या हो गया, आई नॉट इनटू एक्सेल, आई नॉट इनटू एक्सेल, डी इक्वल टू आई नॉट आर होता है, बट ये इंडक्टिव सर्किट है, आर नहीं है, आर के जैसा नाम का चीज भाई प्रेजेंट है एक्सेल, तो आई नॉट इनटू एक्सेल, आई नॉट आया 20 इनटू एक्सेल आया आपका 8, 160 वोल्ट। यहाँ से जो निकल रहा है ना उसका पीक वोल्टेज 160 वोल्ट, ठीक है। 4 V निकालना है, इक्वेशन ऑफ V निकालना है, ठीक है। तो आप क्या है, करंट पीछे पोटेंशियल आगे, करंट पीछे पोटेंशियल 90 डिग्री, करंट पीछे पोटेंशियल आगे।
तो करंट का इक्वेशन दे रखे हैं, तो करंट से आगे है पोटेंशियल, करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल, पोटेंशियल आगे है करंट पीछे। हम करंट का इक्वेशन देंगे तो उसका कैसे करेंगे, आगे वो प्लस कर देंगे 90। हाँ, तो आई बी का निकालना होगा बी नॉट साइन, और ये जो फेज है हमारा कहाँ गया हाँ 40 तो रहेगा ही रहेगा। अब इसके साथ प्लस माइनस या कुछ ना रहे, रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, आपकी मर्जी। बट ये इंडक्टिव सर्किट है तो भैया 90 डिग्री का फर्क होता है। तो हम करंट का फेज दे दिए हैं, तो करंट से आगे रहता है, करंट लैग्स में है, करंट पीछे है, तो पोटेंशियल आगे है 90 डिग्री, तो पोटेंशियल इसके फेज से 90 डिग्री आगे कर। दैट्स ऑल। अब सवाल V नॉट का, तो V नॉट तो आप निकाल ही चुके हो ना, यानी तो हाँ जी कितना 160 sin 4t प्लस पाई बाय, ये आया बी का वैल्यू। और अगर ऑप्शन में एक चीज और आपको दे सकता है, ये आंसर नहीं देता, फिर ऑप्शन में आप दे सकता है sin 90 प्लस थीटा। sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। आपको ऑप्शन में ऐसा नहीं दे रखा, ऑप्शन में हम चलो दे दिए ऑप्शंस था, हम तो भाई मेरे को बनाने से यही तक समझ में आया, बट ऑप्शन में ये आंसर ही नहीं दिया है। ओह तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है। ऑप्शन में क्या दिया है, b इज इक्वल टू, इधर मिटा दे, एक फाइनल 4 नंबर था, 4 नंबर सॉल्व हो गए, ऑप्शंस वहां लिखे हैं। सोचो और इंपॉर्टेंट चीज, हाँ तो ऑप्शन में जो दे रखा है, पहला ऑप्शन ऑप्शंस में दे रखा है, फर्स्ट में 160 sin 4t पहला, दूसरा दे रखा है 160 cos 4t, तीसरा दे रखा है 160 cos 4t प्लस पाई बाय 2, चौथा दे रखा है 160 sin 4t माइनस पाई बाय 2। चलो हाँ तो क्या होगा, देखो हमको 160 तो सब में दिख रहा है, इससे नहीं लगा सकते हैं। 4t प्लस पाई बाय 2 आया है क्या साइन में, साइन तो है बट सिर्फ 4t ये तो नहीं चलेगा, ये cos आ गया, पता नहीं चलेगा, आई डोंट नो, ये भी नहीं चलेगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा, क्योंकि साइन के साथ 40 प्लस का ये तो आएगा, ये तो माइनस ही है, बहुत मुश्किल है। तो आपको फॉर्मूला पता है क्या, आपको नहीं पता है, साइन 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला कुछ पता है, 90 वाला है तो साइन चेंज हो गया, cos नहीं आएगा, थीटा है तो थीटा sin 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सो यहाँ पर पॉजिटिव, अब यहाँ थीटा के पर आपका 40 है तो cos 40 हुआ, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो cos 4t, ये भी v का वैल्यू लिख सकते हो, फॉर्मूला पढ़ लिया ऐसा। तो ऑप्शन में कुछ ऐसा भी दे सकता है आपको, ऐसा नहीं कि जो आपका 90 प्लस माइनस कर दिया वही आंसर खत्म हो गया, उसका फॉर्मूला बना देगा, तो दिस वन इज ट्रू, ठीक है। चलिए तो ये हमारा था इंडक्टिव सर्किट, बहुत अच्छा, क्लियर। हाँ अब हमारा कैपेसिटिव सर्किट जो कि लास्ट है हमारा, प्योर रेसिस्टिव पढ़ लिए हम लोग सेम पेज में, प्योर इंडक्टिव पढ़ लिए, करंट पीछे चलेगा, ठीक है, पोटेंशियल आगे चलेगा। तीसरा में देखते हैं, वो भी प्योर है, अभी प्योर नहीं है, प्योर कैपेसिटिव, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। हाँ तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट क्या है, हाँ एक कैपेसिटर जोड़ना होगा, चलिए एक कैपेसिटर जोड़ दिए,
यहाँ पर कोई ऐसी सोर्स ले लिए, यहाँ से इक्वेशन दे रखा है वी नॉट साइन ओमेगा टी। आपको बताना है कि इसकी जो करंट है उसका इक्वेशन क्या होगा। सारे एक ही कहानी, तो सारे एक ही कहानी है, तो यहाँ भी यूज करो आप केवीएल समेशन डेल्टा टी इज इक्वल टू। चलो एक रास्ता अपना बना के चलने का, गलत रास्ते पर चलना है कि सही रास्ते पर चलना है। मेरे समझ से यहाँ पॉजिटिव हुआ, यहाँ हाईवे टू लोअर, प्लस यहाँ आएगा प्लस जमेगा माइनस जमेगा, हाईवे टू लोअर पाथ जा रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप है। और आप कैपेसिटर पढ़े हो Q इज इक्वल टू CV, ई गैप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। तो B का फॉर्मूला क्या बन जाता है Q अपॉन C, इसका कैपेसिटेंस C मान लिया, तो क्या बन गया Q अपॉन C। चलो यहाँ से हमको करंट I का चाहिए, I नाम की चीज दिख नहीं रहा है, इसमें I नाम की चीज दिख नहीं रहा है, बहुत गड़बड़ है। तो I तो जानते हो आप d/dt ऑफ Q, Q अगर निकल जाए तो उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। हाँ, तो Q तो निकाल ही सकते हैं, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CV। अब ये मत पूछ देना ये Q इज इक्वल टू CV कैसे, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई, उधर रहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाओ यहाँ पर। तो d/dt ऑफ Q के जगह C की लिख लो, d/dt ऑफ C तो है नहीं, और V वाले में कोई T नाम का चीज है नहीं, तो डिफरेंशिएशन कैसे करें, यहाँ पर वो डिफरेंशिएशन तो जीरो मिल जाएगा। तो V को हटाओ और उसके भाई साहब को लाओ V नॉट साइन ओमेगा, V नॉट साइन ओमेगा। ओके, साइन ओमेगा t दिख गया, अब तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा बड़े आराम से। यहाँ C बाहर V नॉट बाहर, d/dt आप कर दिए साइन ओमेगा, ठीक है। क्या होता है साइन का, cos ओमेगा टी, बस बहुत मैथ पढ़ते हो आप लोग, आप लोग को मैथ की दिक्कत नहीं होगी, डिफरेंशिएशन की कैसे है आप लोग को दिक्कत नहीं है, जानते हैं कोरोना में बहुत पढ़ाई आप लोगों की। हाँ, इसको पहले ले लो, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर देना, ओमेगा टी के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है। हाँ जी, तो इसको पहले ले लेते हैं C ओमेगा V नॉट और cos ओमेगा। चलो I इक्वल टू निकल गया, I इक्वल टू चाहते थे, I इक्वल टू निकल गया, बट दिक्कत ये है यहाँ V हमारा साइन, हमको यहाँ cos क्यों मिल रहा है, बहुत दिक्कत है। कर दो ना, cos को क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा लिख देते हैं, C ओमेगा V नॉट और लिखते हैं sin 90 माइनस थीटा। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा ही तो होता है, बट रुको दिक्कत है, यहाँ ओमेगा टी पॉजिटिव है, यहाँ तो ओमेगा टी माइनस कर दिया, गड़बड़ हो गया। तो ये भी तो होता है, कोई जरूरी नहीं ना है कि sin 90 माइनस थीटा ही cos थीटा बने, दुनिया भर का फॉर्मूला है। sin 90 प्लस थीटा भी तो होता है cos थीटा, तो हम इसको क्यों नहीं चुने, मेरा ओमेगा टी पॉजिटिव रह जाएगा। तो cos थीटा के जगह पर लिखो sin 90 प्लस थीटा। अब 90 को बाद में लिख दिए, इसको पहले लिख क्या फर्क पड़ता है, 90 वाला पहले लिखते हो, ओमेगा टी इधर लिखते हैं, ओमेगा टी आगे पीछे करने से क्या फर्क, दोनों पॉजिटिव बिल्कुल फर्क नहीं। हाँ, तो साइन का लफड़ा था, साइन आ गया मेरा। अब यहाँ पर क्या है, हमको I इक्वल टू इक्वेशन चाहिए, जैसे यहाँ V इक्वल टू V नॉट पहले पीक वैल्यू रहना चाहिए, तो यहाँ पर हमको I नॉट चाहिए, उसके बाद साइन का जो भी आपको लेना है ले लीजिए, साइन ओमेगा टी प्लस π/2। बट यहाँ I नॉट कैसे लीजिए, I नॉट के लिए हमको पता है V नॉट बाई R चाहिए, रेजिस्टेंस के जैसा कोई क्वांटिटी चाहिए, V नॉट ऊपर में चाहिए, V नॉट ही चाहिए सिर्फ ऊपर में। यहाँ तो V नॉट के साथ बहुत सारे चीज लगे हुए हैं, तो हम ऐसा लिखते हैं क्या, V नॉट बाई 1 बाई ओमेगा इंटू C लिख सकते हैं, 1 बाई ओमेगा इंटू C। अरे ये भैया 1 बाई ओमेगा इंटू C है तो ओमेगा C ऊपर जाएगा ना, मेन डिवीजन लाइन
ये मेन डिवीजन लाइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ओमेगा से ऊपर ही जाएगा ना, उसी के साथ तो चिपकेगा जा करके। और वी नॉट मेरा ऐसा आ गया, ऊपर में सिर्फ वी नॉट अकेला, और जो भी भेजना है नीचे भेज दो। तो अगर ये जो भी नीचे भेजे ये अगर रेसिस्टेंस जैसा कुछ मिल जाए तो वी नॉट बाय रेसिस्टेंस जैसा कुछ, तो पीक वैल्यू करंट निकल जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर नाम ले लिए क्या, XC, कैपेसिटिव सर्किट पढ़ रहे हैं। इसको कहा गया कि ये 1/ωc क्या है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस नाम दिया है। क्या नाम दिया गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये रेसिस्टेंस जैसा ही कोई चीज है। अच्छा, इनटू साइन ओमेगा टी से तो है नहीं, इसको छोड़िए। हाँ, इनटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई। अब ये 1/ωc को क्या कर दिए, XC कर दिए। तो V नॉट बाई रेसिस्टेंस जैसा कोई क्वांटिटी आ गया उसका नाम है XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इनटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अच्छा, अब इसको हम I नॉट लिख सकते हैं। तो I इक्वल टू लिख दिया I नॉट इनटू साइन ओमेगा टी प्लस 90। ठीक है, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। दिख रहा है पीछे, मिटाना पड़ेगा, खत्म, कुछ नहीं, फेजर वेव आएगा। नीचे दिख नहीं रहा है। हाँ, तो हम ऐसा करते हैं, बैटरी भी जवाब दे रहा है। हाँ, इधर मिला दें, इसका कोई काम नहीं है। ये वर्जन दिख नहीं रहा है आपको, इसी को हम ऊपर रखते हैं। तो यहाँ से आ गया मेरा I इक्वल टू V नॉट बाई XC को I नॉट ले लिए और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई, यही इक्वेशन आ गया जी हमारा आया था। अब ये करंट, अब फेज डायग्राम देखो, फेजर डायग्राम दिखता है, क्लियर है? तो जल्दी दिखा दें, यस यस यस, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, XC है, क्या है XC का नाम क्या है यहाँ पर, ये फेजर लिखेंगे 1/ωc के जगह पर XC लिखते हैं, इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ठीक है, ओके ओके ओके। तो अभी तक जो फॉर्मूला आपने देखा, अभी तक जो आपने देखा प्योर कैपेसिटिव में क्या क्या देखा, V अगर V नॉट साइन ओमेगा टी है तो I जो हमारा होगा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अच्छा, XC जो है ना 1/ωc। I नॉट कैसे, V नॉट बाई XC, पीछे वाला में XL था, यहाँ XC है, खत्म कर दिया। फेजर डायग्राम देखो, जितना करंट V का फेज है उससे 90 डिग्री आगे चल रहा है। तो अगर आपको फेजर चाहिए, फेजर डायग्राम बना लो। यहाँ V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, अच्छा, तो ये 90 डिग्री से आगे रहेगा करंट। देखो ओमेगा टी से 90 डिग्री आगे, तो इससे आगे 90 डिग्री बना, इससे 90 डिग्री आगे ये करंट चलेगा। एक फेजर डायग्राम। अगर कोई आपसे पूछे वेव डायग्राम बताओ, वो भी बता देंगे। वेव डायग्राम पूछे, फास्ट, जल्दी हो रहा है क्या? नहीं ना?
हाँ, तो आपसे कोई वेव डायग्राम पूछे, क्या करोगे? ये है मान लो v का बना दिया, v इज इक्वल टू है v नॉट साइन ओमेगा t। तो देखो तो करंट 90 डिग्री आगे चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऊपर से, जैसे पीछे चल रहा था तो नीचे से लिए थे, आगे चल रहा है तो कुछ ऊपर से लेंगे, है ना, कुछ ऊपर से लेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे, ठीक है। यहाँ से ऐसे होते हुए आओ, ठीक है, और ऐसे होते हुए जाओ, फिर ऐसे होते हुए आओ, ठीक है। जहां पर करंट मैक्सिमम वहां भी मिनिमम, जहां पर करंट मैक्सिमम आई मैक्सिमम आई मैक्सिमम, ठीक है। देखो यहाँ पर भी मिनिमम है, आई यहाँ पर मैक्सिमम है, ये आई बड़ा है प्लस पाई बाई आई का प्राइम टू साइन ओमेगा। देखो यहाँ पर भी मिनिमम है तो आई मैक्सिमम है, यहाँ पर आई मैक्सिमम है तो भी मिनिमम है, यहाँ पर आई मैक्सिमम है तो भी मिनिमम है, यहाँ पर भी आई क्या है, मैक्सिमम है, तो भी क्या है, मिनिमम है, तो भी जीरो। देख लो बी वाला लाइन, तो ऐसे नेक्स्ट वन खाली होगा, ठीक है। अच्छा, जहां पर आई मैक्सिमम, मान लो कि अगला आई इधर मैक्सिमम बनेगा तो यहाँ पर सामने भी जीरो होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। हाँ, तो ये तो हो गया वेव डायग्राम, ऊपर से गया कुछ ऐसे, जहां भी आई मैक्सिमम बी मिनिमम। चलो ठीक है, तो ये हो गया फेलियर डायग्राम। इसमें 90 डिग्री आगे चलेगा करंट लीड्स पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। ओके, तो ये था प्योर रेसिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव। एक में सेम फील्ड में था शुरुआत में, इंडक्टिव में 90 डिग्री पीछे और इसमें 90 डिग्री आगे। चलो एक क्वेश्चन लगा देते हैं और आज का सवाल खत्म करते हैं। 1 घंटा हो गया। चलो बस एक थोड़ा सा सवाल करेंगे। टू माइक्रोफैराड दे दिया, ठीक है। जी का यहाँ से इक्वेशन दे रखा है, मान लो 20 साइन 4t यही दे रखा है। आपको बताना है यहाँ कैपेसिटेंस चाहिए, कैपेसिटेंस दे दिया 3 या 2 दे देते हैं, 2 कैपेसिटेंस दे दिए तो ऊपर में C कितना माइक्रोफैराड। आपको बताना है XC कितना होगा पहला, दूसरा I को वैल्यू बताना है, तीसरा बताना है I का इक्वेशन ऑफ I। XC का क्या होता है 1/ω/C, ठीक है। ओमेगा कितना वैल्यू है देख लो, कम बीच पर v नॉट sin ओमेगा t, ओमेगा ऐसे 4 मिल रहा है, C कितना मिल रहा है, ऐसा कर लो 4 × 10⁻⁻6 t, ये दिया है साइन के साथ। तो 1 सॉल्व करें यहाँ पर 1/ω ओमेगा टी पर इतना, ये वाला ओमेगा का ओमेगा t का कोएफिशिएंट ओमेगा, तो t का कोएफिशिएंट 10 इतना हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर है आपका -4 ले लेते हैं, 4 हाँ ठीक है 4 ले लो, तो वैल्यू सही से आएगा -4, ठीक है। ओमेगा इनटू C कितना है 2 माइक्रोफैराड है ना, तो 2 × 10⁻⁻6 ले लेंगे, ठीक है। 10⁴ t सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 1/10⁻², मतलब ऊपर में 100 आ गया
और नीचे में 4 टू जा 8 आ गया। 4 से काट दो इसको, 4 से 25 बार में 4 से 2 12.5 25/2 इतना हम कहाँ आ गए? 25/2 100 ऊपर 10 पर -2 ऊपर 100/8 हो गया 25/2। आई पीक वैल्यू निकालना है तो कंपेयर करो, इसका होगा फॉर्मूला V0 बाई XC, ठीक है। तो V0 हम निकाल चुके हैं, 25/2 आया है, डिवाइडेड XC से डिवाइड करो। V0 कितना है? 20 डिवाइडेड XC 25/2, 25 नीचे 2 ऊपर। इसको सॉल्व कर दो, 40/25 40/25 5 से कर दो, 5 8 40 5 1 25 8/5 एम्पियर पीक वैल्यू मिलेगा, ठीक है। आई का इक्वेशन चाहिए तो बताओ जी, आई करंट 90 डिग्री आगे था पोटेंशियल से 90 डिग्री आगे, तो पोटेंशियल का जो फेज है उसमें 90 डिग्री जोड़ दो, यहाँ से आई का इक्वेशन मिल जाएगा I0, तो I0 कितना मिला है? 8/5 साइन V का जो फेज है 4 × 10⁴t प्लस 90 I हमेशा आगे इसमें V से 90 डिग्री आगे, तो V का जो भी फेज है उसमें 90 डिग्री जोड़ दिए, खत्म, कुछ नहीं रहता है। चले ओके, अब इसका उल्टा बनते हैं, हम यहाँ V का इक्वेशन नहीं देंगे, हम I का इक्वेशन ले लेंगे, बस ऐसे ही थोड़ा समय नहीं है, ज़्यादा समय हो चुका, अब विदा होने का समय आ चुका। I = 20 sin 4t ऐसा ले लिया, ठीक है। हम पूछे हैं यहाँ पर मान ली 2 फैराड दे दिया, फैराड नहीं दे दिया, माइक्रो नहीं दिया, ठीक है। हम V का इक्वेशन यहाँ पूछते हैं क्या होगा, तो V का इक्वेशन के लिए हम जानते हैं V0 sin ω t समथिंग रहेगा। तो अब बताओ V का इक्वेशन V0, तो V0 निकालना पड़ेगा, तो आप पहले निकाल लो, एक C निकाल लो, दूसरा V0 निकाल लो, ठीक है, और तीसरा इक्वेशन ऑफ V बताना दैट इज। चलो एक C का बन जाता है 1/ω × 1/ω × C, ओमेगा कितना आपको मिल रहा है? ω t 4 एंड टू C कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, 1/8 आ गया, ठीक है। दूसरा V0 का बचा है I0 × R, रेसिस्टेंस चाहिए I के साथ, बट यहाँ पर डायरेक्ट रेसिस्टेंस नहीं मिला, उसका दूत मिला, दैट इज XC मिला। तो I0 का वैल्यू है क्या? 20 है, इनटू XC कितना मिला? 1/8, 1/8। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 10/4 से 4 की 5/2 2.5, इसको सॉल्व करो। तीसरा है इक्वेशन ऑफ I का फॉर्मूला ये बताता है कि पता है ओमेगा टी, इसके आगे क्या है पता है? I0 पता है, वहां से वो V का चाहिए ना, इक्वेशन ऑफ V ना, V0 sin समथिंग, तो V0 को हम निकाल चुके हैं 1/8 मतलब 2.5 लिख कर चुका हूं यहाँ से 2.5 sin। अब आते हैं यहाँ पर, क्योंकि I का जो फेज है शुरू वाला वो तो रहेगा, उसमें जोड़ना घटाना कुछ है, तो पहले तो हम 4t लिख देंगे। अच्छा अब सोचो कैपेसिटिव सर्किट करंट 90 डिग्री आगे रहता है, ये करंट जो है 90 डिग्री आगे है, तो पोटेंशियल 90 डिग्री पीछे है ना, माइनस,
ठीक है, V नॉट साइन जो भी उसका फेज है माइनस 90 डिग्री, पोटेंशियल पीछे रहता है, करंट आगे, कहानी खत्म। चलिए, तो ये ऐसे ही आफ्टर टाइम t भी पूछा जा सकता है। v बताओ, है ना, आफ्टर टाइम t इसके पास, कैपेसिटर के पास, तो जैसे हमने प्रीवियस में सॉल्व किया तो वैसे चलेंगे, इनिशियल वाला इनटू साइन, अब आपको ये एंगल निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलो खत्म, चलिए टाइम हो चुका। तो v अगर ऐसा है तो करंट 90 डिग्री से आगे होगा, खत्म। समराइज कर दें, इधर है रेसिस्टिव सर्किट, रेसिस्टिव वाला है, इधर है इंडक्टिव सर्किट और इधर है कैपेसिटिव सर्किट। सारे में अगर V का अगर ये इक्वेशन दे रखा हो तो इसमें जो I का बना था I नॉट साइन, अगर इसमें V दे रखा हो V नॉट साइन ओमेगा t, तो इंडक्टिव सर्किट में जो करंट बना था I नॉट साइन ओमेगा t माइनस 90 पाई/2, करंट लैग्स बिहाइंड। अगर इसमें V का इक्वेशन ये दे रखा है तो इसमें करंट का इक्वेशन I नॉट साइन ओमेगा t प्लस पाई/2, इसमें करंट लीड्स पोटेंशियल बाय 90 डिग्री। आपको ये I का दे देगा तो V का पूछेगा तो V का फेज में आप 90 डिग्री माइनस कर देना, है ना, उल्टा भी पूछ सकता है। अच्छा, इसमें पीक वैल्यू निकालना है तो V नॉट को R से डिवाइड करना होगा, इसमें पीक वैल्यू निकालना है, पीक वैल्यू निकालने का यही तरीका है, पीक वैल्यू वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। तो ये इंडक्टिव सर्किट है, इसमें तो रेजिस्टेंस आता नहीं, ये रेजिस्टिव सर्किट था R, ये तो इंडक्टिव सर्किट है, तो रेजिस्टेंस के जैसा कोई चीज आया दैट इज x, और इस x का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा इनटू L होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, V नॉट I नॉट निकालने, इसमें I नॉट निकालने का, इसमें भी रेजिस्टेंस तो है नहीं, कैपेसिटर है, तो रेजिस्टेंस के जैसा कोई चीज है दैट इज xc, और xc का फॉर्मूला आप जानते हो 1 बाय ओमेगा इनटू c। लाइक रेजिस्टेंस ही है, इसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा वही एक्चुअल का वैल्यू ये है, xc का वैल्यू 1 बाय ओमेगा इनटू c, और फिर बचा क्या, हाँ फेज का, जहां तक बात है फेज तो आप देख ही रहे हो, 90 डिग्री पीछे 90 डिग्री आगे। तो इसको अगर मान लो इंडक्टिव सर्किट का क्वेश्चन है और इसमें I का फेज दे दिया, I दिया, V का आपको फेज इक्वेशन लिखना है, तो फेज का लग रहा है, फेज का लग रहा है, I आपको इक्वेशन दे दिया गिवन, ठीक है। तो I जो है 90 डिग्री पीछे है, इसका मतलब पोटेंशियल 90 डिग्री आगे है, तो जो I का फेज दिया रहेगा उसमें आप 90 डिग्री जोड़ देना, फेज का मामला सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये तीनों केस में हम जो प्रूफ किए हैं, ऐसा जो फॉर्मूला लाए V का किए और I का निकाले, क्वेश्चन में आपका I का इक्वेशन दे देगा, I का इक्वेशन दे देगा, V का इक्वेशन पूछेगा तो उसमें फेज का तो देखना होगा ना। अगर इसमें I का इक्वेशन दे दिया, इसका मतलब ये I V से 90 डिग्री आगे है, 90 डिग्री आगे है, V का इक्वेशन दे दिया आपको, I का इक्वेशन दे दिया, आपसे V पूछा गया V का इक्वेशन बताओ, तो करंट तो आगे होता है, इसका मतलब V 90 डिग्री पीछे है, तो जो भी आपका दिया रहे I का इक्वेशन उसमें से 90 डिग्री पीछे मान। अगर V का इक्वेशन दे रखा है और I का पूछा है तो V का जो भी फेज दे रखा है उसमें 90 डिग्री जोड़ दो। अगर I का दे रखा है V का पूछे तो V पीछे है 90 डिग्री माइनस कर दो। चलिए, तो आज का कहानी इतना ही है। प्योर रेसिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर इंडक्टिव सर्किट पढ़े कि अगर ऐसी करंट पास हो, मैग्नेटिक करंट पास हो तो करंट का क्या इक्वेशन बनता है, क्वेश्चंस आपका उल्टा भी आ सकता है। तब तक ये पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। इसके बाद कॉम्बिनेशन आता है, एलआर होगा, सीआर होगा, फिर एलसीआर।
तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन की ओर आएंगे। इंडक्टेंस